खबरें कभी सड़क पर घटती हैं, कभी घर में घटती हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर घटती हैं, लेकिन ये खबरें संजो कर रखी जाती हैं साहित्य के भीतर, जो अपने घटने के बाद वर्षों बरस तक मनुष्य को बताती रहती हैं कि इनके घटने के पीछे कारण क्या थे और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर वो अच्छी खबरें हैं तो बार बार घटें, अगर उनमें कुछ बुरा था तो उन्हें किस तरह रोका जा सकता था। और जिन माध्यमों से चीज़ें सजोई जाती हैं वह कभी किसी पुस्तक के रूप में, पत्रिका के रूप में या अभिलेखों के रूप में हमारे सामने आता रहा है। आज हम ऐसी एक पत्रिका के बारे में बात करेंगे। मैं हूं राजा अवस्थी, आप देख रहे हैं अड्डे की बात। दोस्तों नमस्कार। दुनिया में जब से छापे खानों का ईजाद हुआ, छापे खाने अस्तित्व में आए, उसके बहुत पहले से भी लोग लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। पेड़ के पत्तों से लेकर पेड़ की छालों पर, उसके बाद धातु के पत्रों पर, ताम्र के पत्रों पर लोगों के द्वारा उनके फ़लसफ़े, उनका जो सोचा हुआ है वो लिखा जाता रहा है और लोग उसे पढ़ते रहे हैं। हमसे सदियों पहले जो लिखा गया है हम उसे आज पढ़ रहे हैं। छापे खाने आए और फिर किताबों का छपना आसान हुआ, किताबें छपने लगीं, फिर पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, यानी साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है किताबें पढ़ने वाले लगातार हर भाषा में कम हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी पत्रिकाएं यहाँ प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वे बंद होने लगी। बीच में लघु पत्रिकाओं का दौर आया और अब वह लगभग समाप्त हो चुका है। किंतु इस बीच कुछ ऐसी कोशिशें हैं, कुछ ऐसे प्रयास हैं जो लगातार सफलता की ओर अग्रसर हैं और लोगों के बीच शेष दुनिया की खबरों को, इस दुनिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं, दुनिया के सही आईने को पहुंचाने का काम इन पत्रिकाओं के जरिए किया जा रहा है। इन पत्रिकाओं के बीच एक ऐसी पत्रिका है किस्सा कोताह, जिसने अभी अभी 10वें वर्ष में प्रवेश किया है, यानी लगातार 9 वर्षों से यह पत्रिका निकल रही है। इसमें कभी कोई अंक रुका नहीं है और अभी जो इसका जनवरी और मार्च 2026 के लिए अंक आया है, यह इसका 10वें वर्ष का प्रवेशांक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें अलग क्या है। इस पत्रिका की सबसे खास बात यह है कि इसमें अब संपादकीय के नाम पर अलग से संपादक कुछ नहीं लिखते। इसमें एक कथा संपादकीय आ रही है, एक बहुत शानदार कहानी होती है और ये कहानी किसी खबर से कम नहीं होती। केवल खबर नहीं होती, जैसा कि हमने पहले भी वादा किया था आपसे कि हाँ, केवल खबर नहीं सुनेंगे, आप उस खबर को समझेंगे भी और कैसे समझते हैं ये भी बताएंगे। तो आप जब किस्सा कोताह की कथा संपादकीय पढ़ते हैं तो आपको कोई खबर तो होती है, घटना तो होती है, लेकिन उस घटना के और कितने मायने होते हैं, कितने तरह से वह हमको प्रभावित करती है, ये भी आप इसी कथा संपादकीय को पढ़ते हुए समझेंगे और जानेंगे। पहले इस पत्रिका में क्या क्या है इस पर बात करते हैं। इस पत्रिका में आज तक कोई विज्ञापन नहीं आता, यानी यह पत्रिका केवल अपने पाठकों के दम पर निकल रही है और लगातार निकल रही है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही आप विज्ञापन लेते हैं तो जिनसे पैसे लेते हैं फिर आप उनके मन की बातें भी आपको करना आपकी मजबूरी हो जाती है, आपकी व्यवस्था हो जाती है। अब आते हैं इस अंक में क्या क्या है। तो पहले तो हम बात करेंगे संपादकीय, जो कथा संपादकीय के नाम से है, और इस बार कथा संपादकीय में है परशुराम। इस पर हम बात करेंगे। उसके पहले देखते हैं इसमें 13 कहानियाँ हैं। 13 में कैसी हैं? 11 कहानियाँ हैं, एक कथा संपादकीय की 12 हो गई और एक लंबी कहानी है जीवन चक्र मधुलिका श्रीवास्तव की। इस पर बात करना थोड़ा ज़रूरी है। लंबी कहानी पर मधुलिका श्रीवास्तव कि यह कहानी, जीवन चक्र, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं तो वो उसके कारोबार को की जवाबदारी खुद ले लेते हैं। वो व्यक्ति धीरे धीरे घर में उपेक्षित होना शुरू होता है और अंत में फिर वो घर छोड़कर एकदम एक अपरिचित जगह पर जाता है और स्वयं भी अपरिचित, अनजान बना रहता है। ये पूरी कहानी एक डायरी की शक्ल में है। पढ़ते समय बहुत मार्मिक है,
पढ़ने वाले को बहुत उद्वेलित भी करती है। तो ये कहानी पढ़नी चाहिए, मधुलिका श्रीवास्तव की लंबी कहानी जीवन चक्र। इसमें एक कहानी है गौरी। गौरी कहानी पढ़ते हुए मुझे बार बार प्रेमचंद याद आते हैं। जिस तरह के विषयों पर वो बात करते हैं और जिस तरह एथिक्स को लेकर वहाँ जाते हैं, वो आपको इस कहानी में मिलेगा। आनंद सिन्हा इसके लेखक हैं और गौरी दरअसल एक गाय है, लेकिन गाय के बहाने किस तरह और चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं, उसमें आपको कई उसके चैप्टर देखने को मिलेंगे, कई पहलू देखने को मिलेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा, पूरी कहानी पर बात करना ठीक नहीं होगा। शैलेंद्र शरण गद्य कविता के एक बड़े हस्ताक्षर हैं ये। इनकी कहानी है डेड एंड, बहुत बढ़िया कहानी है ये। इनकी दो पात्र हैं रंपा चंपा जीजी। इनको लेकर मनुष्यता के कितने तरह के पहलू हो सकते हैं, कितनी परतें हो सकती हैं, उस पर इन्होंने बात की है। अच्छी कहानी है, पढ़िए, मज़ा आएगा। कहानियाँ और भी हैं इसमें, उर्मिलाचार्य, मधु जैन, डॉक्टर आरती सिंह, गुरुदयाल कनौजिया, आलोक कुमार सिन्हा, मनोरमा पंत, हंसा बिश्नोई, डॉक्टर माला प्यासी और संगीता सुगंध की कहानियाँ भी हैं। यहाँ पर मुकेश नेमा और इनका व्यंग है वो पालनहारे। ये मुझे लगता है अवश्य सबको पढ़ना चाहिए, एकदम नई पीढ़ी के लोगों को तो बहुत ज़रूरी पढ़ना है। तो आगे देखते हैं कविताएं। इसमें कविताओं की संख्या काफ़ी है, लेकिन मैं दो कविताओं पर बात करूंगा। एक तो सुधीर देशपांडे, दूसरे त्रिलोक महावर। मैं हमेशा कविता को एक बड़े संदर्भ में लेकर बात करता रहा हूं, लेकिन सन 50 के बाद केवल गद्य के फॉर्मेट में कविता को कविता कहने का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया। जबकि जब कविता के छंद के बंधन तोड़े थे महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तो उन्होंने कविता नहीं कहा, इसे स्वच्छंद छंद कहा था। लेकिन उसके बाद स्वच्छंद छंद परिदृश्य से गायब हो गया और केवल गद्य के फॉर्म में कविता चलने लगी। उससे ही कविता कहा गया। गीतों को, गज़लों को, छंदों को कविता के दायरे से बाहर करने का एक चलन शुरू हुआ और आलोचकों ने ये किया। यहाँ पर मैं दो चीज़ें, एक तो ये कि कविता गद्य के फॉर्म में हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है, उसने अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन स्वच्छंद छंद में जब बात कही जाती है तो ज़्यादा प्रभावी होती है बनिस्पत गद्य कविता की। यहाँ पर दो कविताएं हैं। एक तो सुधीर देशपांडे, ऊंचाई पर अकेला शान से खड़ा रहा शताब्दियों तक, समय बदलता रहा, कितने ही युद्धों और षड्यंत्रों के घाव लिए, अपने बुर्ज पर, दीवारों पर झेलते हुए तमाम आंधियाँ, खिरता रहा धीरे धीरे, अपेक्षा से उपेक्षा से, अपनों की जैसे कि मुट्ठी से सरकती है रेत, फिर भी अपने सुदिनों की याद लिए खड़ा है वहीं, कई रहस्यों को अपने भीतर छुपाए चुपचाप। कविता आगे और भी है, इसका शीर्षक है किला। आगे नहीं भी पढ़ेंगे आप तो आपको बात समझ में आएगी। किला के बारे में, किले के बारे में कहा जा रहा है। ये फॉर्मेट गद्य का है, लेकिन वहीं जो छंद नहीं है, जिस तरह से छंद के बंधन निराला जी ने तोड़े थे, उस स्वच्छंद छंद में एक कविता त्रिलोक महावर लिखते हैं। त्रिलोक महावर एक शानदार लय में कविताओं को लिखने के रूप में जाने जाते हैं। देखें, कल आसमान से उतरी बदली, पसरी पसरी ऐसी बरसी, बरस बरस बरबस बरसी, भीग भीग कर ऐसा भीगा जैसा कभी नहीं भीगा था, फिर भी रह गया प्यासा 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 सा, पानी के घर में जैसे हरे धान सा। इसमें एक अटूट और निर्बाध लय मिलती है। ये छंद नहीं है, ध्यान रखें, ये तुकांत कविता भी नहीं है, तो कोई गीत नहीं है, नवगीत भी नहीं है, कोई गज़ल भी नहीं है ये उसी फॉर्मेट की कविता, लेकिन इसे हम स्वच्छंद छंद कहेंगे। तो ये बात ये कि स्वच्छंद छंद और गद्य कविता के फॉर्मेट को इस तरह से समझा जाना चाहिए, और जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए, शायद विषयांतर हुआ। इसमें लघु कथाएँ, लघु कथाओं में बहुत शानदार लघु कथाएँ हैं। इसमें शिव अवतार पाल और बलबीर सिंह पाल की। शिव अवतार पाल बहुत अच्छे कहानीकार हैं और बलबीर सिंह पाल बहुत बढ़िया गज़लें लिखते हैं। इनकी गज़लें हमने बहुत बार पढ़ी हैं।
तो शिवावतार पाल की जो कहानी है, लघु कथा है, वो है मंगू शागिर्द और बलबीर सिंह पार की बलात्कार। दोनों लघु कथाएँ बहुत बढ़िया हैं, पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए। और भी लघु कथाएँ हैं जो बहुत प्रभावित करती हैं। डॉक्टर छाया शर्मा, योगेश कुमार ध्यानी, रंजना वर्मा उन्मुक्त, प्रभुनाथ शुक्ल, रेणु गुप्ता, डॉक्टर मीरा सिंह मीला, अरुण सातले, सुनीता मिश्रा, माता प्रसाद शुक्ल और बसंत राघव। इसमें एक सेगमेंट गीत, नवगीत और छन्नों का भी है। इस बार मनोहर मनोज, नीलिमा करैया, देवेंद्र कुमार पाठक, राकेश मिश्र और दिलीप दर्श के गीत, नवगीत और छंद पर हैं। इसमें एक उल्लेखनीय बात इसमें कहनी चाहिए, देवेंद्र कुमार पाठक तो बहुत चर्चित उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। उन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी ने अपना पहला दुष्यंत कुमार पुरस्कार उनके पहले ही उपन्यास विधर्मी को दिया था। ये कटनी से हैं और कटनी से ही एक दूसरे कवि मनोहर मनोज हैं। गीत इस अंक में छपा हुआ है। मनोहर मनोज जी को मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से जानता हूँ। ये मंचों के, कवि सम्मेलन वाले मंचों के बहुत प्रतिष्ठित और बहुत मशहूर कवि हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी गज़लें और गीत भी लिखते रहे हैं। ये गीत देखें आप, आपको पसंद आएगा। 2 अंतरे पढ़ूंगा इसके में। लिखना था तो निर्झर लिखते, लिखना था तो निर्झर लिखते, नदियाँ झील समुंदर लिखते, लेकिन रेत उदास लिखी है, मेरे इन तपते अधरों पर तुमने केवल प्यास लिखी है। मैंने चाहा दीप जलाऊं और मनाऊं मैं दिवाली, किंतु हमारे हिस्से में थी गुमसुम रातें काली। मैंने चाहा दीप जलाऊं और मनाऊं मैं दिवाली, किंतु हमारे हिस्से में थी गुमसुम रातें काली। लिखना था उजियारे लिखते, चंदा सूरज तारे लिखते, लेकिन माँ बस खास लिखी है, मेरे इन तपते अधरों पर तुमने केवल प्यास लिखी है। एक खुशी की भिक्षा मांगी, दुनिया भर के गम अपनाए, फिर भी हम याचक के याचक होंठ नहीं मेरे मुस्काए। लिखना था मुस्काने लिखते, कुछ खुशियों के माने लिखते, लेकिन पीड़ा पास लिखी है, मेरे इन तपते अधरों पर तुमने केवल प्यास लिखी है। इन सांसों के जमा खर्च में सिर्फ खर्च ही ज़्यादा निकला, और सृजन के महापर्व पर ध्वंस सदा आमादा निकला। लिखना था तो जीवन लिखते, सांस सांस स्पंदन लिखते, लेकिन उम्र हताश लिखी है, मेरे इन तपते अधरों पर तुमने केवल प्यास लिखी है। तो आप इस गीत से ही समझ गए होंगे कि वो कितने शानदार कवि हैं और कितने बढ़िया उन्होंने गीत लिखे हैं। गज़लें भी बहुत बढ़िया लिखी हैं उन्होंने। फिर कभी वक्त मिला तो आपकी हम मुलाकात भी उनसे करवाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें एक और बहुत बाल किशोर का कोना है। इसमें एक महत्वपूर्ण खंड बाल किशोर का कोना नाम से है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, भावना त्रिपाठी, आरती श्रीवास्तव, योगेश कुमार ध्यानी, इंदु सिन्हा, इंदा की कविताएं, संस्मरण और लघु कथाएं हैं। एक बातचीत, अभी हमने थोड़ी सी बात की थी कविता और स्वच्छंद कविता पर, यानी विधाओं के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में इस तरह की रस्साकसी चलती रहती है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। एक बहुत बड़ा संवाद, विवाद, वाद कुछ भी कह लें आप, गज़ल और हिंदी गज़ल को लेकर चल रहा है। गज़ल कब आई इस दुनिया में, हिंदुस्तान में कब आई, इस पर बात अलग से की जा सकती है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी गज़लों को हिंदी गज़ल कहता है। हिंदी गज़ल कि उसके क्या क्या मायने हैं, हिंदी गज़ल क्यों कहता है, उर्दू गज़ल उससे कैसे अलग है, इस पर लोगों के अपने अपने तर्क हैं। वो देखकर, उनकी रचनाओं को, गज़लों को देखकर समझे भी जा सकते हैं। इस पर श्रीधर मिश्र, जो गोरखपुर में प्राध्यापक हैं, डॉक्टर श्रीधर मिश्र, और बहुत अच्छे आलोचक हैं, उनका एक लेख और उस लेख के बहाने एक परिचर्चा आयोजित की गई। उनके लेख का शीर्षक है गज़ल या गज़ल, अथवा हिंदी गज़ल या गीतिका। इस परिचर्चा में शिव सिंह भदौरिया, जेपी मिश्रा और शैलेंद्र शरण, गीता चौबे गूंज, अरुण सातले, राजा अवस्थी, आशीष दशोत्तर,
राजकुमार राज, देवेंद्र कुमार पाठक, हंसा बिश्नोई, खुदेजा खान, दिलीप दर्श और छत्रपाल जादौन जैसे विद्वान आलोचकों, समीक्षकों ने इस परिचर्चा में भाग लिया। ये परिचर्चा पढ़ने लायक है। वहीं समीक्षा खंड में राज बोहरे, जिनके कई उपन्यास हैं, और एक कहानी संग्रह उनका आया है, गांव खेड़े की कहानियाँ। इस पर एक लंबी समीक्षा किस्सा कोताह के संपादक ए असफल यानी अशोक असफल जी ने लिखी है। विवेक रंजन श्रीवास्तव ने पुस्तक चर्चा में किताब की समीक्षा की है। इसके बाद बात करते हैं हम कथा संपादकी पर। कथा संपादकी जिसका शीर्षक है परशुराम। इस कथा संपादकी के अलग अलग पहलुओं को आप समझिएगा कि दरअसल इसमें इसके लेखक अशोक असफल कहना क्या चाहते हैं। ये एक कहानी की शक्ल में है, आपको सुनाते हैं ये कहानी। पिता श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन में मारे गए थे। कस्बे में दुख और अवसाद के बादल छा गए, पर इस बलिदान पर कोई भी आंसू नहीं बहाना चाहता था। रघुनंदन की धमनियों में खून पिघले हुए लावे की भांति सनसना रहा था। गीता जरूर रोई कल्पी, पर माँ ने कोई स्वांग नहीं रचाया। यहाँ तक कि उसने अपना सिंदूर तक पोंछने से इनकार कर दिया। वह बीमार थी, शायद मन से भी, बल्कि मन से ही। किंतु रघुनंदन को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। उसे माँ के चरित्र और पिता के प्रति उसकी निष्ठा पर संदेह होने लगा। इन्हीं सब बातों से उसके मन में माँ के प्रति कभी न खत्म होने वाली नफरत जन्म ले गई। इस विषय में गीता ने भी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ सुनने समझने को तैयार न थी। उसके सिंदूर को लेकर अब गांव समाज में भी तरह तरह की बातें होने लगी थीं। पिता के मृत्यु भोज, जिसने एक विशाल भंडारे का रूप ले लिया था, में भी बात नामालूम ढंग से फैल गई और न जाने कहाँ कहाँ जा पहुँची। हार कर बेटी एक दिन जब रोने लगी, माँ तुम नहीं जानती इससे औरत के चरित्र पर उंगली उठती है, तो माँ अपनी चारपाई छोड़कर खड़ी हो गई और उसे तारों भरे आसमान के नीचे ले जाकर हाँफती हुई एक सांस में बोली, हाँ मैं चरित्रहीन हूँ, हाँ मैं चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मैंने एक पुरुष में अपनी पहचान खो दी। अपनी प्रतिभा और गुणों का अंकुर अपनी संतान में फूट पड़ने का सपना संजो लिया। गीता को लगा कि माँ के कथन के आखिरी शब्द चीख में बदल गए हैं। वह माँ के चेहरे को तरस खाई नज़रों से ताक रही थी और उसे लग रहा था कि माँ सचमुच बीमार है, पागल है, किसी भी क्षण रो पड़ेगी, अपना सिर फोड़ लेगी। लेकिन माँ बेहद संयत स्वर में बोली, मेरी बच्ची तुम नहीं जान सकती कि मेरे सीने में कैसी आग धधक रही है। ये औरत होना कितना बड़ा नर्क है, पर आज इससे छुटकारा पाकर मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ? एक औरत अपना घर परिवार छोड़कर कहाँ जा सकती है? गीता ने दूसरी तरफ देखते हुए सोचा, पर वह इसे गंभीरता से ले पाती, बात की तह तक पहुँचती। माँ जंगल में गुम हो गई थी। असूझ अंधेरे में वह एकदम नई विपत्ति से बुरी तरह घबरा गई। कांपते हलक से 2-3 बार चीखी, माँ माँ माँ। फिर चारों ओर अचानक फैल गए अंधेरे को महसूस भयभीत कातर सी टेकरी तक दौड़ी आई। भाई भाई देखो, खोजो, माँ कहाँ चली गई? माँ। रघुनंदन उस वक्त पूजा में व्यस्त था। बहन को लगा कि नासमझी में देर कर रहा है, इसलिए पागलों की तरह उसका हाथ खींचते हुए घटनास्थल तक घसीट ले गई। पर रात के अंधेरे में वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। पिता की मृत्यु गीता के लिए एक सार्वजनिक घटना थी, किंतु माँ का गुम हो जाना एक निजी दुर्घटना बन गई थी, जिससे सिर्फ उसे क्षति हुई थी। लगभग 1 वर्ष तक तो उसे उम्मीद बनी रही कि शायद माँ लौट आए। हे ईश्वर, ऐसा हो कि उसे फिर से मोह ममता घेर ले, उसकी छातियों में फिर से दूध उमड़ आए। पर वक्त के अंतराल ने उसकी धारणा को निर्मूल कर दिया। उसके दुस्वप्न में माँ प्रायः मृत अवस्था में मिलती है। बैठे बैठे अचानक उसकी हिचकी बन जाया करती है। रघुनंदन जानता था कि पिता के बलिदान से वह राजनीतिक लाभ प्राप्त करेगा, इसलिए वर्ष भर भ्रमण करता रहा। उसके विचारों में एक राजनीतिक दृढ़ता थी। वह लोगों के स्वाभिमान
और आत्मगौरव को जगा रहा था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि अगर उसने जातीय गौरव के मर्म को छू लिया तो न सिर्फ धर्म की स्थापना कर सकेगा बल्कि विश्व गुरु को उसके पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर सकेगा। इसलिए बहन को इस आंदोलनरत भाई के पास जाकर माँ की बात चलाने पर चिढ़ होती। इससे वह मन मारकर अपना दुख अपने सीने में दबाए रखती कि अचानक एक दिन जिस तरह माँ अदृष्ट हुई थी उसी तरह उसी जगह उसी जंगल से एक हम उम्र लड़का निकलकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। गीता ने खोई खोई नज़रों से उसे देखा, मानो उसके पार देख रही हो। इस पर वह आहिस्ता से बोला, इस तरह तुम कब तक रोती रहोगी? गीता ने नजरें फेर ली। अब देखें यहाँ पर खबर को खबर की तरह कैसे पहले जिस जंगल में उसकी माँ गुम हुई और जिस जंगल से निकल कर एक लड़का गीता के पास आया, वो जंगल कौन सा है? क्या सचमुच ये बड़े बड़े पेड़ों वाला जंगल है जो बहुत घना है? नहीं, इस जंगल को समझने की ज़रूरत है। यह जंगल हमारा समाज ही है, पूरा जो हमारे चारों ओर है, हमको घेर कर खड़ा हुआ है। इधर पक्के घरों में ऊंचे ऊंचे एंटीना क्या लगे कि टीवी के मार्फत आम खेतिहर भी देश के हंगामों से, दिल्ली की राजनीति से, फिल्मों की चमक दमक और फैशन की दुनिया से जुड़ गया था। रघुनंदन ने वीडियो सेट और लाउड स्पीकर सेट खरीद लिया था। पिता की राम टेकरी मंदिर में बदल गई थी, जिसके गुंबद के ऊपर चारों दिशाओं को मुखरित करने वाले लाउड स्पीकर लगा दिए गए। पूजा प्रदर्शन की वस्तु बन गई थी, इसलिए गीता ने अब पहले से उद्वेग पर काबू पा लिया था। भाई पिता के संकल्प को पूरा करने में भिड़ा था। वह अब न सिर्फ राम जानकी मंदिर उर्फ राम टेकरी का महंत था, बल्कि धर्म संसद का सदस्य भी था। डिग्री उसके कद से छोटी हो गई थी, इसलिए उसने कॉलेज से नाता तोड़ लिया था। पर गीता अपना मन रमाने के लिए नियम से कॉलेज जा रही थी। वहीं अक्सर उसकी उस लड़के से भेंट हो रही थी जो उसके माँ के अभाव को भर रहा था। और यह उन्हीं दिनों की बात है जब लड़के ने उसे प्रपोज किया। गीता ने एक मौन हिचकिचाहट के साथ उसे देखा और उठ खड़ी हुई। बिजली के चमत्कार ने चंद ही रोज में गांव की काया पलट दी थी। घर घर टेलीविज़न लग गए थे, जिनके मार्फत रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं का प्रचार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। पर गीता की मुलाकात अक्सर ही अब उस लड़के से हो जाया करती थी जो कि उसे अक्सर ही इस दकियानूसी से बाहर लाने का प्रयास कर रहा था। लड़का जो कि हिंदू तो था, पर उसे जय श्री राम के वाहियात नारे से चिढ़ थी और जो देश की मध्य युग में वापसी को लेकर खासा चिंतित था। जबकि गीता के लिए लड़के का नाम कुछ नहीं था, बस उसके लिए वह तो एक ऐसा साथी था कि जिसकी उपस्थिति में माँ जिंदा हो जाया करती थी। वह लड़के से बार बार वही प्रश्न पूछती, अच्छा यह बताओ कि मेरी माँ के सीने में कौन सी आग धधक रही थी? क्या तुम बता सकते हो कि औरत होना नरक कैसे है? क्यों माँ ने पिता की मृत्यु के बाद खुद को विधवा नहीं माना? बोलो। भाई माँ से नफरत क्यों करते हैं? लड़का अक्सर टाल जाता। गीता को लगता कि जवाब उसके पास है नहीं और एक औरत की पीड़ा को यह समझ भी कैसे सकता है। उस अंधी गुफा में कौन उतरे? क्यों? लेकिन उस दिन जब सूर्य छिपने की कोशिश कर रहा था और धरती अपने गहन अंधेरे की शाश्वत नियति से बेखबर सुरमई उजाले में इठला रही थी, तब पेड़ों से झरती सरसराती हवा की तरह लड़के ने कहा, क्योंकि नारी और शूद्र की नियति एक है। क्या? गीता आहत हुई। हाँ, लड़का रहस्य खोल रहा था कि इसी बोधिसत्व के आत्मबल से माँ ने गुलामी की चादर उतार फेंकी। अपना सिंदूर नहीं पोंछा कि यह तुम्हारी नहीं मेरी पहचान है। और वह कहता गया, सदियों से पोषित वर्ण व्यवस्था पर माँ का यह प्रहार देख भाई उनसे नफरत करने लगे। गीता के सामने सारा संसार जैसे अनावृत हो उठा था। उसने महसूस किया कि धरती पर सचमुच गहरा अंधेरा उतर आया। 6 दिसंबर के अपने अभियान में सफल होकर लौटा एक विजयी नायक रघुनंदन जब राम टेकरी के सिंह द्वार पर पहुंचा तो उसने पाया कि बहन स्वागत मंडली में नहीं है। धक्का लगा उसे। सचमुच आहत हुआ वह।
लोगों ने दबी जुबान में कहा कि आजकल किसी के साथ उधर नदी किनारे घूमने फिरने लगी है, उसके पैरों से मानो धरती खिसक गई। माँ पर हुआ शक विश्वास में बदल गया। क्रोध में सारा गात जल उठा, जैसी माँ वैसी बेटी। भीतर ही भीतर एक विस्फोट सा हुआ और उसकी भुजाएं फड़क उठीं। इन्हीं कालकौलित क्षणों में उसे सहसा ही याद हो आया कि राम ने शंभूक का भी वध किया था, सीता को भी दंड दिया। धर्म की रक्षा के लिए ही तो साधु ने शरीर धरा। रात करवट बदल रही थी। गांव निस्पंद मौत के आगोश की तरह नींद में निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। सिंह द्वार पर सोडियम लाइट के भुतहा उजास में लगातार एक उल्लू बोल रहा था। रघुनंदन ने एक अवतार पुरुष की भांति किसी पवित्र पुराण से निकलकर पीछे की कोठरी में प्रवेश किया, जहां माँ के पुराने पलंग पर गीता निश्चिंत सोई पड़ी थी। हो सकता है उस वक्त उसकी पलकें थरथरा रही हों, लंबी पलकें। रघुनंदन ने निमिष भर देखा, क्या पता उनमें कोई सपना करवट ले रहा हो। चेहरे पर स्मित की लघु रेखा, ओह वही तोते की चोंच सी ढली नाक, हूबहू माँ का यक्ष, पिता की शानदार परंपरा में एक घृणित दाग। और उसने वार कर दिया। गीता एकदम भड़बड़ा कर उठ बैठी, मानो उसका इरादा नींद में ही भाप गई हो। वह मैंने क्या किया है? उसे बहशी होते देख वह घबरा कर चीखी, अरे यूँ तुम कौन होते हो दंड देने वाले? रघुनंदन के हाथ में वही प्राचीन जंग खाया त्रिशूल लपलपा रहा था। आँखें अंगारों की मानिंद दहक रही थीं। बहन उसकी गिरफ्त से छूटकर मंदिर की ओर दौड़ी, जहाँ मूर्तियों के सिवाय और कोई न था। फिर श्री राम जानकी की मूर्तियों की पीठ से दोनों के बीच गीता की लाश किसी तीसरी मूर्ति की भांति रहस्यमय ढंग से जा टिकी थी। यह थी किस्सा कोताह के 10वें वर्ष के पहले अंक की कथा संपादकी, जिसका शीर्षक है परशुराम। इसमें आप देखें जो रघुनंदन है वह राम जन्मभूमि और 6 दिसंबर की घटना को किस तरह अपने राजनीतिक हित में उपयोग करता है। माँ जिस जंगल में जाती है वह जंगल कौन सा है? जिस जंगल से उसे एक लड़का मिलता है वह जंगल कौन सा है? और इतना ही नहीं, कथाकार ने, संपादकी के लेखक ने इसमें श्री राम को शंभूक वध और सीता का निर्वासन, इन सारी चीज़ों को जोड़कर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। और अंत में गीता की हत्या जिस तरह रघुनंदन करता है, वही भी कहाँ, मंदिर में। उसके लिए कथाकार क्या कहता है कि जहाँ मूर्तियों के सिवा और कुछ नहीं था। ऐसी बहुत सारी खबरें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए कथा संपादकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जो लगातार होती रहती हैं उन पर कई सारे प्रश्न भी खड़ा करती है। इसलिए भी शायद एक कथाकार के रूप में अशोक असफल ने कथा संपादकी लिखने का निर्णय लिया होगा। तो दोस्तों, इस बार हमने इस माह की पत्रिका के खंड में बात की किस्सा कोताह पर, इसकी कथा संपादकी पर और कुछ कविताओं पर। बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही खबरों, ऐसी पत्रिकाओं, किताबों और उनके विश्लेषण के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।